चलिए आज से हम लोग एक नया टॉपिक ही प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, नया विषय भी बोल सकते हैं इसको। कौन सा? विश्व भूगोल। ठीक है, विश्व भूगोल में अगर इसकी वेटेज देखा जाए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका वेटेज देखना चाहिए। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखते हैं तो हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आते हैं जो पूरे डायरेक्टली एटलस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शांत हो जाइए आप लोग और ध्यान दीजिए। ठीक है, एटलस की बात करें तो एटलस में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जोड़ने वाले जो भी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। ठीक है, उन सब के बारे में भी देखना है। ठीक है, तो इसको करने से पहले पिछले वर्ष जो प्रश्न आए हुए हैं उसको एक बार देखते हैं किस कैटेगरी में प्रश्न पूछे गए हैं और हम जो करेंगे उसी के अनुसार करने वाले हैं। ठीक है, अगर विश्व को देखें तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप के बारे में हम करने वाले हैं। कहाँ पे कौन सी खनिज पाई जाती है, कहाँ पे कौन सी नगर मशहूर है, किस लिए मशहूर है, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने। उसके बाद कुछ है राजधानियों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने आप लोगों को कार्य दे रखा था कौन? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका करके लाने के लिए। कितने लोगों ने किया है? केवल उत्तरी अमेरिका हुआ है। सारे जगह आप लोगों ने मतलब याद कर रखा है कहाँ पर क्या है, ताकि जब मैं बताऊंगा आप लोगों को ढूंढने में कठिनाई नहीं होगी। नहीं तो कई ऐसी जगह है मैं बोलते रहूंगा आप लोगों को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे जो भी आधारित प्रश्न आए हुए हैं अभी तक एक बार उस पे गौर करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं और उसके बाद से हम अलग अलग कंटिनेंट को करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आया हुआ है कहाँ? RAS में पूछा गया है, RTS में पूछा गया है 2012 में। ये डायरेक्टली सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे डायरेक्टली मैप से है। ठीक है, जैसे प्रश्न दे रखे हैं, निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ये कहाँ से है? डायरेक्टली मैप से है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि सबसे बड़े देश कौन है, उनसे छोटे देश कौन है, फिर उनसे छोटे कौन है, हम ऐसे प्रश्न को नहीं कर सकते। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रारंभ करने से पहले हम एक बार सीरियल वाइज देखेंगे कौन सा देश बड़ा है, कौन उससे छोटा है, सीरियल वाइज। ठीक है, इसमें अगर देखें दे रखा है ब्राजील, कनाडा, चीन, USA। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? कनाडा। उसके बाद उसके बाद चीन है। इसमें क्या दे रखा है? C में कनाडा, इसमें दे रखा है USA। कई जगह पे कनाडा और चीन में थोड़ा सा दिक्कत है। क्यों? जब इसमें बहुत सारे USA के मेन लैंड के अलावा बहुत सारे द्वीप भी ऐसे हैं जहां पर अमेरिका का आधिपत्य है। ठीक है, वो अमेरिका के अंतर्गत आता है, तो जब उसको लेके करेंगे तो USA हमारा आएगा 2 नंबर पर। ठीक है, लेकिन जब मेन लैंड की बात करेंगे तो वहां पे चाइना के आता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। उत्तर यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम प्रश्न देख रहे हैं। जब हम सारे चीज कर लेंगे तो सबका उत्तर हमारे पास होगा। देखिए दूसरा प्रश्न है IAS प्री 2003 में पूछा हुआ है, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? इसका मतलब क्या हुआ? हमें कैसे करना पड़ेगा कि जो भी सागर है महासागर है। ठीक है, हम पहले अगर सागरों की बात करें तो सागरों से लगने वाले जो भी देश है, कौन कौन से देश है, सबकी लिस्टिंग हमें पता होनी चाहिए। बातें क्यों कर रहे हैं? क्लास में डिस्कस नहीं करना है, जब डिस्कशन का टाइम दिया जाएगा तब करना है। ठीक है, मतलब ये जो प्रश्न है किससे? सीमा से आधारित है, यानी कि कैस्पियन सागर से कौन सी नहीं लगती। तो नहीं लगती कब पता होगा? जब कौन कौन सी लगती है हमें पता हो तो। ठीक है, तो इस वे में भी हम करेंगे तैयारी। उसके बाद ये है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ठीक है, इसमें कनाडा है। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए चलने हैं। उसके बाद IAS प्री 1995 में ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, जैसे ये क्या है?
कौन सा महाद्वीप है? अब दिखा, एशिया है। जूम करूंगा तो ये नहीं दिखेगा फिर, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे, उनके साथ जल पिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं, यानी कि ऐसे जो भी रेखांकित है। अब इसको बताने हैं कि कौन से नंबर पे क्या क्या है, ठीक है। वही चीज हमें, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी महाद्वीप कर रहे हैं, उसमें कौन सा देश है, कहाँ अवस्थित है, किस देश के साथ किस देश की बाउंड्री लग रही है, ये सारी चीज़ें जब तक हमें पता नहीं होगी हम उत्तर सही से नहीं दे पाएंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। एक ही प्रश्न को 3 बार पूछा गया। देखिए, आईएएस प्री में 2003 में पूछा गया, वहीं बीपीएससी में 2005 में और यूपी पीसीएस प्री में 2017 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट किया गया है। निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं नहीं है, ठीक है। तो उसकी अगल बगल जो भी कंट्री है उसके बारे में पता नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बस देख रहे हैं कि हम पढ़ेंगे किस वे में पढ़ेंगे, प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही हम करने वाले हैं ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। उसके बाद फिर वैसे ही दे रखा है, अफ्रीका का दे रखा है और इसमें से पूछा हुआ है कौन किस नंबर पे कौन सा देश है, ठीक है। इसलिए मैं बोला था कि जो भी कंट्री है सारे कंट्री को याद करना है, याद करने का तरीका भी मैंने बता रखा था। उसके बाद ये प्रश्न है, निम्न में से किसे ओशियानिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑस्ट्रेलिया, आंसर भी लिख रखा है इंडोनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मिलाकर ओशियानिया के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है? यानी कि ये भी हमें पता होना चाहिए कौन सा देश है समुद्र तट से लगता है, कौन नहीं लगता है। ये पता नहीं होगा तो यह उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यानी कि नदी करेंगे या फिर झील करेंगे, देखेंगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है कि नहीं बना रही है। प्रश्न यहाँ से आए हुए डायरेक्टली आपको दिख रहा है। ये भी आईएएस प्री 2000 में पूछा गया है, पीसीएस में कभी भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जोड़ी, देश और राजधानी की जोड़ी दे रखी है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। चीन, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि हमें देशों की राजधानियां भी पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग देश याद नहीं कर रहे हैं, देश के साथ राजधानी भी याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नगरों से भी प्रश्न आए हुए। डरबन नगर कहाँ पर स्थित है? तो जो भी हम कंटिनेंट करेंगे वहाँ पे जो भी प्रमुख नगर है वो सारी चीज़ें भी हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। सन सिटी अवस्थित है, ये भी नगर ही है। टर्की किन के मध्य स्थित है? ये भी लोकेशन से, यानी कि जितने भी क्वेश्चन थे सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं और हर वर्ष देखा जाए यूपीएससी में भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी स्टेट पीसीएस में भी 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका महत्वपूर्ण रोल है, कम रोल है लेकिन 2 नंबर के आधे नंबर से हम बहुत पीछे रह जाते हैं, 1 साल हमारा बर्बाद हो जाता है। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि सारी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब आप लोग एटलस पे निकालिए वर्ल्ड। एक बार पूरे वर्ल्ड को देखते हैं फिर हम आएंगे। सारे एटलस पे निकाल लिए वर्ल्ड, ठीक है। हमें पता है कि कंटिनेंट कितने हैं, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप को अगर देखें तो यहाँ क्या है हमारा एशिया, ठीक है। विश्व के महाद्वीपों की बात करें तो जितना भी लैंड है इन सारे लैंडों में सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। विश्व में जितने लैंड है उसका लगभग 30% भाग पर एशिया फैला हुआ है, ठीक है। एशिया के बाद कौन सा है? एशिया के बाद उससे छोटा हमारा अफ्रीका है 2 नंबर पर। विश्व के जितने भी लैंड है उसका लगभग 20% हिस्से पे अफ्रीका फैला हुआ है,
ठीक है, आप लोग देखते हुए चले। ठीक है, अफ्रीका के बाद कौन आता है 3 नंबर पर? 3 नंबर पर है हमारा उत्तरी अमेरिका। और विश्व में जितना भी लैंड है उसका 16%, जो भी बातें बोल रहा हूँ लगभग में है, एक्यूरेट नहीं है, उसके लगभग 16% हिस्से पे कौन है? उत्तरी अमेरिका। इसके बाद 4 नंबर पर है हमारा दक्षिणी अमेरिका, और इसकी एरिया की बात करें तो विश्व के लगभग 12% एरिया पे ये अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? इसके बाद 5 नंबर पे नहीं, अंटार्कटिका। ठीक है, 5 नंबर पे है हमारा अंटार्कटिका, और ये पूरे लैंड का 9% भागों पे फैला हुआ है। उसके बाद आता है यूरोप। ठीक है, यूरोप हमारा ये वाला हिस्सा है, और इसकी देखें तो पूरे जितना भी लैंड एरिया है उसके 7% पर। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, जो पूरे लैंड एरिया का लगभग 6% भागों पर फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद विश्व में सबसे बड़े देशों को अगर देखें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रशिया। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चीन, 4 नंबर पे यूएसए, 5 नंबर पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7 पर, 8 पर 8 पे अर्जेंटीना, 9 नंबर पर कजाकिस्तान, कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, कजाकिस्तान 10 नंबर पर, 10 नंबर पर अल्जीरिया। आगे भी देखना है 11, 12, 30, 35, 10 काफ़ी है। 11 की बात करें तो 11 पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, 12 पे ग्रीनलैंड, 13 पे सऊदी अरबिया है, 14 पे मैक्सिको है। ऐसे करते करते बहुत आगे पहुंच सकते हैं, हमें 10 पता होना चाहिए। ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखते हैं अलग अलग कंटिनेंट, महासागरों को भी एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, जो इधर से लेकर, ठीक है, अगर पृथ्वी पर देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरे प्रशांत महासागर, ठीक है, सॉरी पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। 2 नंबर पर अगर देखें तो 2 नंबर पर अटलांटिक है, 3 नंबर पर हिंद महासागर, 4 नंबर पर अंटार्कटिका, और 5 नंबर पर आर्कटिक। ठीक है, ये सीरियल नंबर पता होना चाहिए, प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्क्रीन के सामने नहीं रहूँगा, आप लोग एटलस खोलिए, उस पर निकालिए नॉर्थ अमेरिका, और उसके बारे में जितने भी डिटेल्स है वो सारा चीज़ हम धीरे धीरे करेंगे। हाँ, आपकी इच्छा है, मैप पे समझिए या फिर लिखिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें आएगी, उसको लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सबका निकल गया? ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, माउस दिखाई दे रहा है ना जहाँ पे, ठीक है, वहाँ ध्यान देने, मैं इस पे दिखाऊंगा। हाँ, जूम हो जाएगी तो पहले फिजिकल पे ही तो समझते हैं कि पहले देश देखने हैं। चलो पहले पॉलिटिकल ही निकाल लो। अगर इसकी बात करें तो कितने देश है उत्तरी अमेरिका में? 29। हाँ, उत्तरी अमेरिका में 29 देश हैं। मेनलैंड पे अगर देखें तो 10 देश हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले हिस्से पे देखें तो कौन सा है?
अलास्का ये जो पार्ट है पहले किसका पार्ट था? रसिया का पार्ट था, ठीक है। लेकिन ये लैंड का यूज नहीं हो पाता था, इसलिए ये क्या कर दिया, बेच दिया। लेकिन आज ये रिटर्न लेना चाहता है, यूएसए नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज संपदा देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे देश है वो कौन सा है? कनाडा। मैप पे ही ज़्यादा ध्यान देने, अगर वहाँ ना मिले तो स्क्रीन पे देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जाएंगे तो कौन सा देश है? यूएसए, ठीक है। सबकी राजधानियों की भी बात करते हुए चलते हैं। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ओटावा यहाँ अवस्थित है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है। उसके बाद चलेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। इसका जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी, अगर वाशिंगटन की बात करें तो एक वाशिंगटन का एरिया ये भी है, यहाँ जो राज्य है ये भी वाशिंगटन है, लेकिन वाशिंगटन डीसी हमारा यहाँ अवस्थित है, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ क्या अवस्थित है? मैक्सिको, ठीक है। और उसके बगल में है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी। उसके नीचे जाएंगे तो कौन सा है? ग्वाटेमाला, और इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। उसके बगल में जाएंगे तो कौन सा देश है? बेलीज, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? बेलीज सिटी, ठीक है, वही है। थोड़ा सा जूम कर लेते, ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। ये रहा हमारा बेलीज सिटी। उसके बाद अगला देश है, यहाँ नीचे जाएंगे तो अल सल्वाडोर, और इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। उसके बगल में जाएंगे उत्तर में तो कौन सा है? होंडुरस, और इसकी राजधानी है टेगुसिगल्पा, टेगुसिगल्पा, ठीक है। उसके नीचे है कौन सा? कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका की राजधानी कौन सा है? सैन जोस। और उसके बाद अंतिम हम इसमें देश आता है पनामा, और जिसकी राजधानी है पनामा सिटी। हाँ सॉरी, ये छूट गया। होंडुरस के नीचे यानी कि दक्षिण में कौन सा है? निकारागुआ, और इसका राजधानी कहाँ है? मानागुआ, ठीक है। उसके बाद कोस्टा रिका और फिर पनामा है, और पनामा की राजधानी पनामा सिटी, ठीक है। यहीं पर पहले यहाँ पे बनाया गया है क्या? पनामा कैनाल, ठीक है। जब ये नहीं होता था तो अगर यहाँ से व्यापार करके हमें समुद्री रास्ते से, मान लीजिए यहाँ से मैक्सिको सिटी में जाना होता था, तो पूरा नीचे जाकर दक्षिणी अमेरिका को घूम के फिर यहाँ आना पड़ता था। इसी दिक्कत को देखते हुए यहाँ पर पनामा नहर को बनाया गया, ठीक है। अब निकालिए कौन सा? आज इसी को करेंगे। अब निकालिए इसका फिजिकल मैप, और इसमें कुछ फैक्ट आएंगे, साथ में लिखते हुए चलेंगे आप। छोटे छोटे थोड़ा डिटेल में आते हैं तो करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। चलिए, अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसको देखें तो कहाँ से कहाँ तक फैला है। अगर इसका विस्तार देखें तो उत्तर की ओर जो ये वाला पार्ट है हमारा एशिया का, इसे कौन सा पार्ट बोलते हैं? साइबेरिया क्षेत्र, ठीक है। तो ये एशिया से लेकर अगर नीचे देखें तो यहाँ पनामा सिटी तक ये फैला हुआ है, ठीक है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक? यहाँ है हमारा एशिया है, यहाँ पहले देखिए आप ऊपर, प्रश्न यहाँ से आते हैं। यहाँ क्या है? एशिया। यहाँ से उत्तरी अमेरिका प्रारंभ होता है, तो इनके बीच में जो जल डमरू मध्य है कौन सा है? बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल डमरू मध्य। हाइलाइटर है, हाईलाइट करते हुए चले। प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य एशिया को और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। बहुत सारे दे देंगे, उसमें से आपको पता होना चाहिए कि क्या उत्तर लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है? बेरिंग
स्ट्रेट, ठीक है। इसके बगल में देखें तो बेरिंग सागर अवस्थित है, ठीक है, बगल में ही है बेरिंग सागर। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया दक्षिण की, दक्षिण में कहां तक फैला हुआ है? पनामा तक, ठीक है। पनामा के पास देखें तो यहाँ क्या है? गल्फ ऑफ पनामा, इसको भी हाईलाइटेड करते हुए चलिए, गल्फ ऑफ पनामा। यहाँ बनाया गया है पनामा नहर, ठीक है। उसके बाद इसके अगर विस्तार को देखें तो उत्तरी अमेरिका का विस्तार लिख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक है। जैसे भारत का विस्तार है, उत्तरी अमेरिका का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पहले अक्षांशीय अगर देखें तो अक्षांशीय विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ तक है। सात डिग्री 15 मिनट उत्तर से 83 डिग्री 38 मिनट उत्तर तक, ठीक है। इसको लिखते हुए चलिए, अक्षांशीय विस्तार लिख रहे हैं 7 डिग्री 15 मिनट उत्तर से 7 डिग्री 15 मिनट उत्तर से 83 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। 7 डिग्री 15 मिनट उत्तर से उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार लिखिए, क्या हुआ? अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 15 मिनट उत्तर से 83 डिग्री 38 मिनट उत्तर तक, ठीक है। देशांतरीय विस्तार लिखिए 12 डिग्री 8 मिनट पश्चिम से 12 डिग्री 8 मिनट पश्चिम से 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिम तक, 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिम तक, ठीक है। चलिए इसकी बात करें तो एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, जिसके बारे में हम कर रहे हैं। यहाँ पर एक देखिए प्रश्न जहाँ से आते हैं, ये जो है ये क्या है? अक्षांश है, ठीक है। यहाँ है 50 डिग्री अक्षांश, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है 50 डिग्री अक्षांश, उसके नीचे ये क्या है? 49 डिग्री अक्षांश। और 49 डिग्री जो अक्षांश है ये कनाडा को यूएसए से अलग करता है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। 49 डिग्री अक्षांश कनाडा से यूएसए को अलग करता है, 49 डिग्री अक्षांश, ठीक है। उसके बाद देशांतर की बात करें तो 100 डिग्री देशांतर, 100 डिग्री देशांतर जो है उत्तरी अमेरिका को बीचों बीच से डिवाइड करता है, ठीक है। दो चीज़ ऐड करते हुए चलिए, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करता है? कनाडा को यूएसए से अलग करता है। और 100 डिग्री देशांतर जो है वो क्या करता है? उत्तर अमेरिका को दो भागों में विभाजित करता है, ठीक है। कुल देश 29 है, कुल देश 29 है, हाँ सर। कनाडा को 49 डिग्री अक्षांश बोला आपने, अलग करता कनाडा को यूएसए। हाँ, उत्तरी अक्षांश, ये वाला जो लाइन है 49 डिग्री, ये दिख रहा है। हाँ सर। और उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? झील, और इसी झील को अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री मान लिया गया है, ठीक है। ये दिख रहा है, कौन सी झील सर? ये वाला झील है, सबके बारे में हम पूरे डिटेल में देखेंगे। ये झील सारे दिख रहे हैं, इन झीलों के बीचों बीच क्या है? बाउंड्री है, दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, अगर इसके उत्तर में देखें तो उत्तर में एक बहुत बड़ी क्या श्रृंखला दिखती है? पर्वतों की श्रृंखला दिखती है। अगर यहाँ देखें पूरा उत्तर में ब्रूक रेंज, देखिए यहाँ है ब्रूक रेंज, अपने एटलस पे हाईलाइट करते हुए चलिए, ब्रूक रेंज, ठीक है, यहाँ दिखा। हाँ
अलास्का में है ब्रुक रेंज, ठीक है। यहां से लेकर नीचे पनामा जो है, ठीक है, यहां से लेकर नीचे पनामा तक एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है जिसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है। ये जो सारे क्षेत्र हैं जो पर्वत श्रेणी के रूप में दिखते हैं, जो ब्रुक श्रेणी से लेकर पनामा तक फैले हुए, नीचे पनामा तक, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी कार्डिलेरा। हाँ सॉरी, पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है। नहीं मिला? ये है ब्रुक रेंज, दिखा अलास्का में। ब्रुक श्रेणी हिंदी में है, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये दिखा, हाईलाइट करिए, यहां से लेकर पनामा तक देखा जाए तो ये पनामा तक क्या है, एक लंबी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है जिसको पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से संबोधित किया जाता है। सर इसी का नाम पश्चिमी है क्या? पश्चिमी कार्डिलेरा। हाँ, अभी थोड़ा सा समझिए, सबके बारे में मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। अगर इसमें प्रमुख रेंजों को देखें तो रेंजों से भी प्रश्न आते हैं। प्रमुख रेंज एक बार ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। सबसे पहले कौन सा है, ब्रुक्स रेंज, उसके नीचे आएंगे अलास्का रेंज। हाईलाइट करते हुए चलिए इसको, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज, ठीक है। उसके बाद चलेंगे मैकेंजी माउंटेन, उसके बाद कोस्ट माउंटेन जिसे तटीय माउंटेन बोलेंगे, ठीक है। उसके नीचे चलेंगे तो कास्केड रेंज, ठीक है। कोस्ट रेंज यहाँ भी है। उसके बाद सियरा नेवादा, नीचे बढ़ते हुए चलिए, ऊपर से नीचे, ठीक है। मिला सबको? यहाँ है कोस्ट माउंटेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ है कोस्ट रेंज, उसके बगल में है कास्केड रेंज, ठीक है। उसके बाद है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। उसके नीचे जाएंगे तो वेस्टर्न सियरा माद्रे, ठीक है। उसके बगल में ईस्टर्न सियरा माद्रे। उसके नीचे जाएंगे तो सियरा माद्रे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, यहाँ की मुख्य श्रेणी है, कहाँ की, पश्चिमी कार्डिलेरा की, ठीक है। मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, सबको हाईलाइट करने। हो गया। अब एक बार पठारों को देखते हैं। नहीं हुआ? सियरा माद्रे ये रहा नीचे मैक्सिको में, हाँ ये रहा मैक्सिको में ही है ईस्टर्न सियरा माद्रे और वेस्टर्न सियरा माद्रे, ठीक है। बातें ना कीजिए। हो गया। अब एक बार पठारों पे ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहला पठार यहाँ कौन सा दिखता है, यूकुन प्लेटू, ठीक है। यूकुन प्लेटू, यहाँ पर है अलास्का प्लेटू, ठीक है। अलास्का का पठार, यहाँ पर जो भी पठार पाए जाते हैं वो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कौन सा है, अलास्का का पठार, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है, आप वहाँ लिख लें, यहाँ पर अलास्का का पठार, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या दिख रहा है, यूकुन प्लेटू, यूकुन प्लेटू, मैप पर देखिए, हाँ यूकोन, यूकान, यूकुन,
ठीक है, तीनों प्रोनाउंसिएशन किया जा सकता है, ठीक है। उसके नीचे चलेंगे, कोलंबिया का पठार, क्या चीज? कोलंबिया मिला, यूकुनिएरा, अलास्का और यूएसए के बगल जो बॉर्डर है उसके पास, ठीक है, मिला। उसके बाद यूएसए में है कौन सा? कोलंबिया प्लेटू, ये रहा कोलंबिया प्लेटू, ठीक है। हाईलाइट करते हुए चलिए, उसके नीचे चलेंगे तो ग्रेट बेसिन का पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार, ये जो एरिया है डेथ वैली यहां दिख रहा है, ठीक है। डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? डेथ वैली ग्रेट बेसिन पठार में ही अवस्थित है, और ये जो टोटल एरिया है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट बेसिन पठार। यहां पे नहीं लिखा हो तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। उसके बगल में यहां है कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू, ठीक है। उसके बाद मुख्य की बात करें तो मैक्सिकन प्लेटू, ठीक है, मैक्सिको में है मैक्सिकन प्लेटू, ये सारे मुख्य प्लेटू है, ठीक है। यहाँ पर हमने बात किया ग्रेट बेसिन की। ग्रेट बेसिन में जो भी नदियाँ हैं अंतः प्रवाहित नदियाँ हैं। इसकी जो धरातल की जो ऊंचाई है, अगर इसको देखें तो ये हमारा समुद्र तल है, समुद्र तल से भी नीचे पाया जाता है, ठीक है। इसका जो धरातल है, जो हमारा लैंड की ऊंचाई जो मापा जाता है समुद्र के तल से मापा जाता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हमने देखा कौन सा? ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन का जो तल है वो समुद्र तल से भी नीचे, ठीक है। और यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ है, आप देख सकते हैं बहुत सारी नदियाँ हैं, वो समुद्र में नहीं जाती, यहीं पर रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर झीलों का भी निर्माण देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो भी नदियाँ है वो महासागरों में, सागरों में नहीं मिलती, यहीं पर अंतः प्रवाहित सारी नदियाँ हैं, ठीक है। सारी नदियों को भी हम देखेंगे, ये जनरल बेसिक जो भी था वो चीज़ हम देख रहे थे, ठीक है। ये बातें समझ में आई। अब बारी बारी से लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका को। जैसे भारत को हम पढ़ते हैं तो अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय श्रेणी, ठीक है, प्लेटू जो हमारा पठार वाला एरिया है, ये सारा जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही उत्तरी अमेरिका को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा एरिया है? सबसे पहले कैनेडियन शील्ड, ठीक है। कैनेडियन शील्ड देखिए उसकी अवस्थिति क्या है। पहले चार पार्ट का नाम लिख लीजिए। उत्तर अमेरिका को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पहला कैनेडियन शील्ड, ठीक है। दूसरा अपलेशियन पर्वत, देखिए ये जो एरिया है ये सारा क्या है? कैनेडियन शील्ड का एरिया है, ठीक है। उसके बगल में हमने बात किया किसका? अपलेशियन पर्वत, यहां दिख रहा है ये वाला एरिया, ये यूएसए में दिखा, ये अपलेशियन। तीसरा अगर विभाजित करें तो ये मध्य क्षेत्र में जो विशाल मैदान है, ठीक है, मध्य क्षेत्र में जो विशाल मैदान है, तीसरा क्षेत्र ये वाला है। और चौथे पार्ट की बात करें तो अभी हमने बात किया पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पश्चिमी कार्डिलेरा, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है। दूसरा यहाँ क्या है? अपलेशियन क्षेत्र। तीसरा यहाँ पर कैनेडियन क्षेत्र, कैनेडियन शील्ड। और चौथा इसके बीच में जो बड़ा जो मैदान है, ठीक है, फैला हुआ मैदान है वो, यानी कि 4 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको। हाँ, किसे? बीच वाले को बोलते हैं मध्यवर्ती विशाल मैदान, ठीक है। 4 पार्ट कौन कौन सा? फिर से रिपीट करता हूं, कैनेडियन शील्ड,
दूसरा अपलेशियन, तीसरा मध्यवर्ती मैदान और चौथा पश्चिमी कार्डिलेरा। ठीक है, समझ में आ गया किस एरिया को कैसे डिवाइड करते हैं। अब सबके बारे में लिखते हुए चलते हैं। पहला टाइटल डालिए कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड। अगर इसकी बात करें तो यहां पर पहले हिमोड़ों का जमाव पाया जाता था। ठीक है, हिमोड़ों का जमाव पाया जाता था। हिमोड़, हिमों का आवरण, ये जो सारे क्षेत्र हैं इन सारे क्षेत्रों पर हिमों का आवरण था। ठीक है, अभी कहाँ है, ध्रुवों पर है, लेकिन पहले इन सारे क्षेत्रों पर हिमों का आवरण था, हिमोड़ों का आवरण था, जिसकी वजह से जब हिम यहाँ से चले, ठीक है, तो अपने साथ यहाँ के जो भी लैंड थे उसको भी उखाड़ते हुए चले। इसी के वजह से यहाँ पर बहुत सारे क्या दिखने को मिलते हैं, झील। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी बर्फ जो फ्रीज की ही बात करें, फ्रीज में अगर बर्फ होता है उसके साथ अगर कुछ होता है तो हम बर्फ निकालते हैं तो वो उस सामान को भी तोड़ते हुए बाहर लाता है, जल्दी छोड़ता नहीं है। वही सिचुएशन यहाँ हुआ। हिमयुग जब चल रहा था, हिमयुग जब समाप्त हुआ तो यहाँ से जो भी हिम थे, ठीक है, जब यहाँ से वो बाहर निकले, यहाँ से चले गए तो अपने साथ साथ यहाँ पे जो भी लैंड था उसको उखाड़ते हुए वो चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ आपको देखने को मिलती होगी। ठीक है, घाटियाँ दिख रही है, ये झील सारे दिख रहे हैं, बहुत सारे झील यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो मुख्य मुख्य झील है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में अगर देखें तो सबसे पहला ग्रेट स्लेव कहाँ है, हाईलाइट कीजिए, ग्रेट स्लेव, ये रहा। ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक, ये कहाँ है, कैनेडियन शील्ड में है। ठीक है, हाईलाइट करते हुए चलिए, ग्रेट स्लेव लेक। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है ग्रेट बियर, इससे ऊपर आएंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर कौन सा है, ग्रेट बियर लेक। ठीक है, लेक को हिंदी में झील बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण देखें तो एक है ग्रेट रेंडियर, ग्रेट रेंडियर दिखा कहीं, कहाँ, यहाँ रहा। ठीक है, रेंडियर दिखा, स्क्रीन पर देखिए, ना दिखा तो रेंडियर, ग्रेट लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद है अथाबस्का। हाँ, नहीं दिखा, इसी के बगल में है, ये नदी है अथाबस्का। ठीक है, और इसके द्वारा ये जहां प्रवाहित होती है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं अथाबस्का झील। ठीक है, ग्रेट स्लेव से जो स्लेव नदी आ रही है वो कहाँ आती है, अथाबस्का में। ठीक है, दिख गया। उसके बाद एक अंतिम है विनिपेग झील, विनिपेग। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसमें विनिपेग पेगोसिस लिखा हुआ है। ठीक है, विनिपेग। तो ये सारे क्या है, महत्वपूर्ण थे जो कैनेडियन शील्ड में पाए जाते हैं। प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं कि ये लेक कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में विश्व के 5 मीठे जल स्रोत के झील पाए जाते हैं जो प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें से 4 जो हैं वो क्या करते हैं, कनाडा और यूएसए का बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर देख के अपने में हाईलाइट कीजिए, ये जो है, ठीक है, लेक सुपीरियर पहला बाउंड्री पे देखिएगा, कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पर ये जो एरिया है सबसे पहला लेक सुपीरियर। ठीक है, उसके बाद कौन सा है यहाँ, ह्यूरन। ठीक है, ये जो है कनाडा और यूएसए दोनों में है।
दिख रहा होगा ये जो बाउंड्री है इसके बीचों बीच से गुजर रही है, दिख रहा है। सबसे पहला लेक सुपीरियर, उसके बाद कौन सा है, लेक ह्यूरन, और उसके बगल में नीचे आएंगे यूएसए में तो कौन सा है, लेक मिशिगन। ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद ह्यूरन के नीचे देखेंगे तो लेक ईरी। ठीक है, लेक ईरी दिखा। लेक ईरी, और उसके बाद एक है लेक ओंटेरियो। ये 5 ऐसे झील हैं जो मीठे जल के झील हैं और विश्व में प्रसिद्ध है। इन पांचों में से 4 जो है वो कनाडा और यूएसए की बाउंड्री बनाती है। केवल एक है लेक मिशिगन जो केवल यूएसए में अवस्थित है, ये बाउंड्री नहीं बनाती। तो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नियाग्रा फॉल का नाम सुना होगा। नियाग्रा फॉल इसी के बगल में यहाँ दिख रहा है। ये कौन से 2 झीलों के बीच में है, लेक ओंटारियो और लेक ईरी के बीच में नियाग्रा फॉल अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। सारे चीज माइंड में रखते हुए चलने हैं। ठीक है, क्या चीज, नियाग्रा फॉल वो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पर्यटक लोग अत्यधिक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है लेक सुपीरियर, नोट कर लीजिए, ये विश्व का सबसे बड़ा मीठे जल का झील है। ठीक है, नियाग्रा फॉल हाईलाइट कर लिए। लेक ओंटारियो और लेक ईरी के बीच में, पहले स्क्रीन पर देखिए, लेक ओंटारियो है, लेक ईरी, इन दोनों के बीच में है नियाग्रा फॉल। ठीक है, उसके बाद इस सील्ड की बात करें तो ये कब निर्मित हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में इस सील्ड का निर्माण हुआ था, जिसकी वजह से ये खनिजों में बहुत ही ज़्यादा धनी है। यहाँ पर खनिज बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारे चीज़ इस सील्ड में पाए जाते हैं। कैनेडियन सील्ड की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो नोटबुक में नोट कर लीजिए, कैनेडियन सील्ड प्री कैम्ब्रियन चट्टान है, प्री कैम्ब्रियन चट्टान है जो खनिजों की दृष्टि से काफ़ी धनी है, खनिजों की दृष्टि से काफ़ी धनी है। कैनेडियन सील्ड प्री कैम्ब्रियन चट्टान से निर्मित है जो खनिजों की दृष्टि से धनी है, जो खनिजों की दृष्टि से धनी है। इसे लॉरेशियन सील्ड भी कहा जाता है। कैनेडियन सील्ड को लॉरेशियन सील्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, निकेल, प्लेटिनम, यूरेनियम। फिर से रिपीट करता हूँ, सोना, चांदी, ये सारा चीज़ पहले लिखवा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन सील्ड की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ भी लिखवा रहा हूँ। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, निकेल, प्लेटिनम, यूरेनियम आदि, ये सारे चीज़ इस सील्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ यहाँ पर पाया जाता है। लौह इस्पात यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला टाइटल डालिए, अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत या फिर इसी को बोलते हैं पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है, अपलेशियन पर्वत को बोलते हैं पूर्वी उच्च भूमि। हाँ, ये अपलेशियन पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, पर्वत जितना ज़्यादा पुराना होता है अपर्दन होते रहता है, और अपर्दन होने की वजह से इसकी ऊंचाई बहुत ही कम हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट देखें तो यहाँ पर क्या है, ये माउंट मीकल। ठीक है, ये कितना है, 2037 मीटर है। ठीक है, तो अपलेशियन पर्वत के बारे में लिखिए।
इसकी जो स्थिति है, ये जो एरिया है पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है, और यहीं पर क्या अवस्थित है हमारा? अपलेशियन माउंटेन। ठीक है, अपलेशियन माउंटेन को हाईलाइट कर लीजिए। यहां पर पाए जाने वाले जो मुख्य खनिज है, इनमें क्या है? कोयला, तांबा, सीसा। और कोयला है तो यहां पर हीरा भी पाया जाता होगा। ठीक है, कोयला, तांबा, सीसा यहां पर पाए जाने वाले मुख्य खनिजों में से एक है। अभी लैंड मार्क कर रहे हैं। ठीक है, स्थिति देख रहे हैं कहाँ है। प्रश्न आपको दिखा चुका हूं कैसे प्रश्न आते हैं। सारे करने के बाद फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने तीसरा क्या लिखा था? मध्यवर्ती मैदान। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मध्यवर्ती मैदान, इसकी स्थिति देखें तो हमने क्या बात किया? यहाँ पर जो अपलेशियन उच्च भूमि है, पूर्वी उच्च भूमि है यहाँ, और ये जो पश्चिमी कार्डिलेरा है, इसके बीच में जो क्षेत्र ये सारे पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती मैदान। ठीक है, इसकी अगर स्थिति देखें तो 2000 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस भूमि को हम निम्न भूमि का क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि इधर भी क्या है? ऊंचाई है, इधर भी ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? निम्न भूमि का क्षेत्र। जो भी नदियां इन क्षेत्रों में आती है, अधिकतर नदियां कहां से निकलती है? पश्चिमी कार्डिलेरा से। ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेरा से अधिकतर नदियां निकलती है। इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर में मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कहाँ है? नहीं दिख रहा? स्क्रीन पे देखिए, मैं दिखाता हूं। ठीक है, ये क्या है? मैकेंजी बे है। ये जो नदी है यहां दिख रही है, मैकेंजी रिवर। ठीक है, अलास्का के बगल में मैकेंजी रिवर, हाईलाइट कीजिए उसको। ठीक है, मैकेंजी जो माउंटेन है उसके बगल में है। यहां से लेकर अगर इसका जो डेल्टा है, यहाँ है ये मैकेंजी नदी का डेल्टा। ठीक है, तो ये जो मध्यवर्ती मैदान है, ये इसके डेल्टा से लेकर दक्षिण में टेक्सास दिखा? ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है टेक्सास का मैदान। ठीक है, नीचे गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर जो ये कोस्टल है, कोस्टल प्लेन, ये क्या है? टेक्सास का मैदान है। नहीं लिखा हो तो यहाँ पर लिख लीजिए, टेक्सास का मैदान। तो ये जो मध्यवर्ती मैदान है, जो हमने डेल्टा देखा, वहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये टेक्सास का मैदान है, यहाँ तक पूरा इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यहाँ बहने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदियों में मिसिसिपी और मिसौरी दो फेमस नदियाँ हैं। नदियाँ दिखी मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी यहाँ है, एक बार स्क्रीन पे देखिए, नहीं दिख रहा तो ये है मिसिसिपी, दिख गई। इसके ऊपर आएंगे तो ये रहा मिसौरी। ठीक है, इन क्षेत्रों में बहने वाली ये दो मुख्य नदियां हैं, और इनके जो क्षेत्र हैं, ठीक है, इनके द्वारा लाए गए जो भी अवसाद है उसके द्वारा इन मैदानों में भरा गया है। और ये जो क्षेत्र है बहुत ही क्या है? उर्वरा शक्ति यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए ये जो क्षेत्र है मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र, यहाँ पर कृषि बड़े क्षेत्र में किया जाता है। अगर यूएसए में कृषि की बात करें तो जितना यूएसए का पार्ट है, भूमि है, उसके 1/10 यानी कि 10वें हिस्से पे कृषि की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो कृषि की जाती है टेक्नोलॉजी के साथ की जाती है। ठीक है, एक फार्म के रूप में बड़ा बड़ा फार्म यहाँ पे बनाया जाता है और फार्मों के रूप में यहाँ पर कृषि की जाती है। ये जो पूरा क्षेत्र है मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र, यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं उत्पादित किया जाता है। लेकिन उत्तरी अमेरिका का जो प्रमुख उत्पादन जो होता है वो किस चीज़ का? मक्के का होता है। ठीक है, तो ये मध्यवर्ती जो मैदान है यहाँ पर मुख्य रूप से
गेहूं उत्पादित होता है, और उत्तरी अमेरिका में क्या उत्पादित होता है? मुख्य रूप से मक्का। सर मिसिसिपी जो नदी है सर, हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है मिसिसिपी नदी का जो मुंह आना है, तो मैक्सिको खाड़ी में गिर रही है। कौन सी? मिसिसिपी नदी। हाँ, मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है। नदियां देखेंगे अभी आगे, ठीक है? तो नदियां में ये देखेंगे जो यूएसए है, ठीक है, या फिर पूरे उत्तरी अमेरिका को देखें तो एक साइड में क्या है? अटलांटिक, और एक साइड में प्रशांत महासागर। तो प्रश्न यहां से भी आ सकते हैं, और एक दो प्रश्न आए भी हैं कि निम्न में से कौन सी नदियां है जो प्रशांत महासागर में अपनी जल गिराती है, और कौन सी नदियां है जो अटलांटिक महासागर में अपनी जल गिराती है। तो नदियों को भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा एरिया हमने क्या लिखा था? पश्चिमी कार्डिलेरा। इतना बोला, कुछ नहीं लिखे आप लोग? चलिए लिख लीजिए। मध्यवर्ती मैदान में मैं 3-4 बार रिपीट करता हूं, मैप में आप लोग साथ में लिखते हुए चलिए, नहीं तो टाइम जो है उतने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसमें लिख लीजिए मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान अपलेशियन से रॉकी पर्वत के बीच, अपलेशियन से रॉकी पर्वत के बीच 2000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। 2000 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसे विशाल मैदान या निम्न भूमि भी कहते हैं। इसे विशाल मैदान या निम्न भूमि भी कहते हैं। विस्तार लिख लीजिए, कहां से कहां तक है इसका विस्तार। उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा से, उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा से दक्षिण में, उत्तर में मैकेंजी नदी की डेल्टा से दक्षिण में टेक्सास के तटीय मैदानों के छोर तक, दक्षिण में टेक्सास के तटीय मैदानों के छोर तक, ठीक है, हो गया। अगला डालिए चौथा, पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है। अगर नदियों की बात करें तो अधिकांश जो भी नदियां हैं पश्चिमी कार्डिलेरा से निकलती है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा है रॉकी माउंटेन दिख रहा है, यहाँ हाईलाइट कीजिए इसको, रॉकी माउंटेन को। रॉकी माउंटेन को देखें तो पश्चिमी कार्डिलेरा के समानांतर में है, ठीक है। रॉकी माउंटेन पश्चिमी कार्डिलेरा के समानांतर में है, ठीक है। महाद्वीप के इस क्षेत्र में बहुत सारे अंतर पर्वतीय पठार है जो पहले देखे थे हम, ठीक है। अंतर पर्वतीय पठार क्या है? यानी कि दो पर्वतों के बीच में जो पठार अवस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। और इन क्षेत्रों में बहुत सारे अंतर पर्वतीय पठार देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोलोराडो पठार जो है, कोलोराडो पठार दिखा, ठीक है। कोलोराडो पठार सबको मिल गया। यहां पर है ये क्षेत्र, यहां हाईलाइट तो करवाया था इसको। कोलोराडो पठार जो है, यहां पर मुलायम मिट्टियां पाई जाती है। यहां की जो चट्टान है किससे बनी है? मुलायम मिट्टियों के द्वारा, ठीक है। और यहां पर जो भी नदियां है, कोलोराडो नदी यहीं पर दिख रही होगी आपको, दिखी कोलोराडो नदी, ये और इसकी जो सहायक नदियां है, ठीक है, ये दिख रही है कोलोराडो नदी, यहाँ पर ये जो खाड़ी है यहाँ पर गिरती है, ठीक है। तो कोलोराडो नदी और इसकी जो सहायक नदियां है, इसके द्वारा इसकी जो भूमि है, ठीक है, इसका चट्टान बहुत मुलायम होने की वजह से इन नदियों के द्वारा बहुत सारा कटाव किया गया है। और इस कटाव को क्या बोलते हैं? कैनियन, ठीक है। जो गहरा कटाव कर दिया जाता है उसको बोलते हैं कैनियन। और इसी क्षेत्र में ग्रैंड कैनियन,
ठीक है। ग्रैंड कैनियन अवस्थित है जो विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। ग्रैंड कैनियन इसी क्षेत्र में कोलोराडो प्लेटू में अवस्थित है जो विश्व में प्रसिद्ध है। नोटबुक पे चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो चीज़ यहाँ नहीं दिख रहा है वो नोटबुक में ऐड करते हुए चलिए, ठीक है। ग्रैंड कैनियन की बात करें तो ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बातें नहीं, ठीक है। हो गया ग्रैंड कैनियन। उसके बाद ये जो क्षेत्र है पूरा कार्डिलेरा का क्षेत्र, पश्चिमी कार्डिलेरा, यहाँ पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इन सक्रिय ज्वालामुखी की वजह से यहाँ का जो जल है वो क्या होता है, ज्वालामुखी होगा तो वहाँ का क्षेत्र क्या होगा, गर्म होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से गर्म पानी निकलते हैं, जिसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, गीजर, ठीक है। गीजर समझ में आ गया। यहाँ पर ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ये विश्व प्रसिद्ध है। ओल्ड, इसको नोट कर लीजिए, ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर मैप में नहीं दिखेगा, इसको लिखने, ओल्ड फेथफुल गीजर ये कहाँ अवस्थित है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में, येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है ओल्ड फेथफुल गीजर, ये विश्व प्रसिद्ध है। येलोस्टोन, येलो स्टोन, ठीक है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 4 क्षेत्र है, 4 क्षेत्रों में विभाजित करके देखना था, ठीक है। अब ब्लैंक एटलस ले लीजिए या फिर इसी पे पहले हाईलाइट कर लीजिए, नदियाँ, टाइटल डालिए नदियाँ, लिखते हुए चलिए और हाईलाइट करते हुए चलिए, नदियाँ, हाइलाइटर अलग अलग कलर के हैं, जिनके पास है उनको आगे पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, जिनके पास नहीं है वो ढूंढेंगे कि ये नदी है, पठार है, पर्वत है, क्या है, ठीक है। अगर नदियों की बात करें तो जो किसी भी देश की नदियां है उसके आर्थिक जो वृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। नदियों की बात करें तो जहाँ पर तेज बहाव होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, हम बिजली उत्पादित कर लेते हैं, उसके बाद परिवहन के रूप में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से नदी जो है किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि में क्या करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ पर जो भी नदियाँ है उसको देखने, सबसे पहले यहाँ पे अपलेशियन क्षेत्र में जो भी नदियाँ है, यहाँ पर जो भी नदियाँ है उनका बहाव क्या है, बहुत ही तेज है, और बहुत तेज बहाव होने की वजह से यहाँ पर क्या है, विद्युत स्थापित किया गया है, विद्युत संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। उसके बाद मिसिसिपी नदी है जो दक्षिण की ओर, दक्षिण अभी हमने देखा कहाँ है, मिसिसिपी, मिसिसिपी और मिसौरी देखे, ये है, ठीक है। तो ये कहाँ बहती है, दक्षिण भागों में, ठीक है, ये हाईलाइट कर चुके हैं। ये जिन क्षेत्रों में बहती है उन क्षेत्रों में कृषि अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, और इन दोनों नदियों के क्षेत्रों में ही गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही ये जो 2 नदियां हैं मिसिसिपी और मिसौरी, इन दोनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, परिवहन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और परिवहन के माध्यम से इन क्षेत्रों में कपास, ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, ये सारी चीज़ें इन नदियों द्वारा परिवहन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नदियाँ, सबसे पहले वो नदियाँ जो प्रशांत महासागर में बहती है, इसको हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं, जूम करके देखते हैं।
ठीक है, सबसे पहले अलास्का में चलिए। अभी हमने किया था यूकोन प्लेटू, ठीक है, वहीं से एक नदी निकलती है यूकोन नदी, यहां दिख रही है अलास्का में ही। यूकोन नदी हाईलाइट करते हुए चलिए, यूकोन नदी, ठीक है, ये पहली नदी है जो कहां गिरती है, प्रशांत महासागर में। मुख्य नदियां ही देखेंगे, ठीक है, सहायक नदियां यहां पर नहीं देखने वाले, ठीक है। यूकोन सबको मिल गया। उसके बाद आगे आएंगे नीचे, एक है फ्रेजर। फ्रेजर किसी को मिला? हाँ, नहीं, यहाँ देखिए, ये रहा फ्रेजर, यूएसए के बॉर्डर से ऊपर चलिए, सॉरी कनाडा के बॉर्डर से ऊपर फ्रेजर, हाँ, ठीक है। दूसरी नदी हाईलाइट कीजिए, फ्रेजर। उसके बाद अगला है कोलोराडो। कोलोराडो प्लेटू के पास चलिए, कोलोराडो मैक्सिको का जो बॉर्डर है, दिखा, कोलोराडो, ठीक है। तीसरी मुख्य नदी है जो कहाँ बहती है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। एक और नदी है कोलंबिया, कोलंबिया पठार के पास देखिए, जूम आउट करना पड़ेगा तब दिखेगा। हाँ, मुझे ही नहीं मिल रही, कहाँ गई? ये कोलोराडो है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये जो सारी नदियां हैं कहाँ बहती है, प्रशांत महासागर में। अब नदियां देखते हैं जो अटलांटिक महासागर में बहती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में, इसमें नीचे से देखें तो सबसे मुख्य नदी मिसिसिपी और मिसौरी हाईलाइटेड हो चुके हैं, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी हो गया। उसी के बगल में है रेड, है, हाईलाइट कीजिए। उसके बाद इसी के बगल में एक और है, अरकानसस, ठीक है। अरकानसस मिसौरी की सहायक नदी है, लेकिन बड़े क्षेत्र में है, तो मुख्य नदी में हम इसको देखेंगे, ठीक है। हो गया। उसके बाद अगला नदी टेनेसी, यहीं पर पहले एक और है कोलोराडो, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, कोलोराडो, ठीक है। दो नदियों का नाम है, यहाँ भी है कोलोराडो और यहाँ भी है, यानी कि कोलोराडो जो है एक बहती है कहाँ, प्रशांत महासागर में, और दूसरी अटलांटिक महासागर में।
हाँ, रेड के नीचे है, ठीक हो। यहां नहीं दिखा, स्क्रीन पर देखिए, रेड के नीचे, उसके नीचे ये देखिए, ये बाउंड्री बना रही है। यहाँ पर कौन सी है? रियो ग्रांडे, इसको हाईलाइट कीजिए। ये मैक्सिको और यूएसए का बाउंड्री बनाती है, ठीक है। रियो ग्रांडे इसी के बीच में ये ना नदी कोलोराडो। कौन? हाँ, इसके ऊपर रेड और रियो ग्रांडे के बीच में, ठीक है। रियो ग्रांडे मैक्सिको और यूएसए का बाउंड्री बनाती है। हाँ, नहीं है, मैप में नहीं है, नहीं है तो लिख लीजिए इस क्षेत्र में। हो गया। उसके बाद एक नदी है अपलेशियन के पास, जो अपलेशियन से होकर गुजरती है। कौन सी? हडसन। यहाँ दिखी हडसन, ठीक है। ये अपलेशियन से होकर गुजरती है, इसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। उसके नीचे यहाँ आएंगे तो यहाँ कौन सी है? टेनेसी। अपलेशियन माउंटेन जहाँ लिखा है वहीं पर है टेनेसी। नहीं दिख रहा तो स्क्रीन पे देखिए एक बार, टेनेसी। हाँ, सबको नहीं मिला था ना, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ जो है प्रशांत महासागर में आके गिरने वाली प्रमुख नदियाँ है। एक बार ऊपर भी देख लेते हैं, ऊपर कौन सी है? दक्षिण में, सॉरी उत्तर में, ये कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली कौन सी होगी हमारी, जो अभी हमने यहाँ बात किया? कौन सी? मैकेंजी, ठीक है। मैकेंजी को हाईलाइट कीजिए, मैकेंजी। मैकेंजी नदी भी है, ठीक है। इसी के बगल में है एंडरसन, ठीक है। उसके बाद और प्रमुख नदियों में देखें तो यहाँ एक है नेल्सन। हडसन बे जो है, हडसन बे में गिरती है नेल्सन। नेल्सन दिखा यहाँ, हडसन बे में गिरती है। हडसन बे मिला, स्क्रीन पर देखिए, ये रहा हडसन बे। और यहीं पर एक नदी है नेल्सन। 3-4 है लेकिन महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हम देख रहे हैं। एक यहाँ महत्वपूर्ण है अल्बेनी, दिखी यहाँ, हडसन बे में ही गिरती है। इसी का छोटा पार्ट है जेम्स बे, ठीक है। तो अल्बेनी, ठीक है। तो ये सारी नदियां हैं जो कहाँ गिरती है? आर्कटिक महासागर, उसी का पार्ट है हडसन बे, ठीक है। सबको मिल गया? चलिए, कौन सी नहीं मिली? हडसन नहीं मिला? हाँ, यहाँ दिख रहा है,
यहाँ माउंट वाशिंगटन है, माउंट वाशिंगटन दिखा। यहाँ स्क्रीन पर देखिए माउंट वाशिंगटन दिख रहा है, इसके बगल में ये है नियाग्रा फॉल के बगल में, नहीं मिला? स्क्रीन पर देखिए ये है नियाग्रा फॉल, इसी के बगल में। ठीक है, नहीं मिला तो आप बाद में ढूंढिएगा, मैं बहुत दिखा चुका। ठीक है, जितना हाईलाइट किए सबने लिखा नोटबुक में, नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ का जलवायु देखते हैं। ठीक है, टाइटल डालिए जलवायु। नदियाँ इतनी महत्वपूर्ण है, इससे अतिरिक्त प्रश्न नहीं आएंगे। कितनी नदियाँ देख लिया हमने? मैपिंग में हो गया, टाइटल में, नोटबुक में आप लोगों को लिखना है ना। इसमें करने बहुत कुछ है, लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैप पे देखेंगे कि ये नदी कहाँ गिर रही है। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। पहला, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ, यूकॉन, यूकॉन, फ्रेजर, यूकॉन, फ्रेजर, कोलोरेडो, कोलंबिया। ठीक है, दूसरा, अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ। अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ, इसमें लिखिए मिसिसिपी, मिसिसिपी, मिसौरी, रेड रिवर, टेनीसी, हडसन, टेनीसी, हडसन, अरकानसास। ठीक है, और आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ, इसमें मैकेंजी, मैकेंजी, एंडरसन, नेल्सन, और बाकी जो दिखाया था वो लिख लीजिएगा। मैकेंजी, एंडरसन, नेल्सन। ठीक है, अब टाइटल डालिए यहाँ की जलवायु। ठीक है, अगर जलवायु देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे ठंडी एरिया कौन सी होगी? हमने पहले ही पढ़ रखा है, बातें नहीं, पहले हमने बातें कर रखा है कि विषुवतीय रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की तरफ चलेंगे क्या होगा? तापमान कम होते रहेगा। तो यहाँ का अगर क्षेत्र देखें सबसे पहले कनाडा का, तो कनाडा का ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र, यानी कि ये जो दक्षिणी क्षेत्र है जो इसके बाउंड्री से लगा है, इस क्षेत्र को छोड़कर बाकी इधर का जो क्षेत्र है ये 9 महीने, वर्ष भर में 9 महीने क्या रहता है? हिमाच्छादित रहता है। यहाँ पर हिम जमे रहते हैं। यहाँ की जो भी आबादी है, सारी आबादी ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र में आकर बसी हुई है। ठीक है, उसके बाद जलवायु पर यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों का प्रभाव भी जलवायु पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ठंडी और गर्म वायु भी चलती है, वायु में मैंने लिखवाया था। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर गर्म वायु चलेगी कहाँ से कहाँ चलेगी? उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? दक्षिण से उत्तर जो चलेगी वो गर्म होगी,
उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेगी वो ठंडी होगी। तो जो ठंडी हवाएं आएगी वो साथ में ठंडी लेके आएगी, और गर्म हवाएं जो चलेगी वो क्या करेगी, यहाँ पर आकर बर्फ को पिघलाएगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तापमान की बात करें तो तापमान यहाँ पर जो ध्रुवीय क्षेत्र है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ का तापमान सबसे निम्न होता है। ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में पहले ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, यहाँ पर गर्मी में भी शीत ऋतु ही जैसी मौसम होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर गर्मी में भी ठंडी लगती है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर गर्म मौसम होता है। ठीक है, यानी कि गर्मी में गर्म और ठंडी में ठंडा लगता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है हमेशा ठंडक रहती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर गर्मी और ठंडी दोनों ही यहाँ पर लगती है। ठीक है, उसके बाद वर्षा की बात करें तो वर्षा कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर पवनें याद है, याद है? पश्चिमी पवनें कहाँ से कहाँ तक बहती है? नहीं है रिवीजन? हाँ, पश्चिमी पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती है? अक्षांश ही बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो पश्चिमी पवनें चलती है वो इन क्षेत्रों को क्या करती है, प्रभावित करती है। वर्षा की बात करें तो इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, क्यों? पवनों की वजह से। इन क्षेत्रों से जो पवनें चलती है वो इन क्षेत्रों में आकर वर्षा कर देती है, लेकिन इधर तक जाते जाते वर्षा समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सारे चीज़ बेसिक कंसेप्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी हुई थी उसमें मैंने बता रखा है, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यूएसए का देखें, यूएसए का तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, इन क्षेत्रों में। ठीक है, कनाडा का देखें वर्षा क्षेत्र, तो कनाडा का ये कौन सा पार्ट है, दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, कनाडा का ये दक्षिण पूर्वी भाग और यूएसए का उत्तर पूर्वी भाग, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जबकि यूएसए का ये दक्षिण पश्चिमी भाग देखे तो दक्षिण पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती, ये जो क्षेत्र है सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है। हाँ, पवनें नहीं पड़ी थी, तो पवनें जो इधर से आती हैं इधर वर्षा लाकर कर देती हैं। यहाँ आगे तक बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जलवाष्प की मात्रा समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से आगे वर्षा नहीं होती, सूखाग्रस्त होता है। किधर, ये वाला, तो यहाँ पे नदियाँ भी है, वर्षा भी है, जिसकी वजह से ये हरी हरी जो क्षेत्र है ये क्या है, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मक्का और गेहूं उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? इसको नोट करने हैं? नहीं सर। समझ गए? चलिए, उसके बाद अब देखते हैं वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, जलवायु पता है तो वनस्पति भी इससे संबंधित होगा, है ना। अगर पूरे उत्तरी अमेरिका की बात करें तो जलवायु की दृष्टिकोण हमने देख लिया। यहाँ पर वनस्पति के समृद्ध में भी, वनस्पति के अनुरूप अगर देखें वनस्पति के क्षेत्र में भी, तो ये बहुत समृद्ध है। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक देखें तो इन क्षेत्रों में कौन सा प्रदेश है, विषुवतीय प्रदेश। ठीक है, और यहाँ टुंड्रा प्रदेश। तो पूरे जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में टुंड्रा प्रदेश के वन से लेकर, टुंड्रा प्रदेश के वनस्पति से लेकर विषुवतीय क्षेत्र के वन और वनस्पति तक पाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, टुंड्रा प्रदेश के वनस्पति होंगे। यहाँ पर लाइकेन और काई मुख्य वनस्पति के रूप में होगा। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिश्रित वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है,
इन क्षेत्रों में शंकुधारी वन, जो मिश्रित वन पाए जाते हैं उसमें शंकुधारी वन, उसके साथ साथ यहाँ पर लाइकेन और काई दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो इन क्षेत्रों में विषुवतीय, ठीक है, विषुवतीय क्षेत्रों में सदाबहार वनें पाई जाती हैं। तो सदाबहार वनें जो है वो इन क्षेत्रों में पाई जाएगी। सदाबहार वन की मतलब क्या होता है? वैसे वन जो अपनी पत्तियां नहीं गिराती। हाँ, पत्तियां कब गिराते हैं? जो खराब हो जाता है वो गिरता है। पत्तियां किस लिए गिराते हैं? पानी की कमी की वजह से। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तो उनको पानी की आवश्यकता कम पड़े, इसलिए वो अपनी पत्तियां गिरा देती है। लेकिन ये वैसे क्षेत्र में है जहां पर क्या होता है, हमेशा वर्षा होती है, तो उनकी पानी की कमी होती ही नहीं है, इसलिए ये अपनी पत्तियां नहीं गिराती। कोई एक, हाँ गिराती हैं, लेकिन किस लिए गिराती हैं? पानी की कमी की वजह से नहीं गिराती। ठीक है, जो पत्तियां ज्यादा दिन का हो जाता होगा वो पत्तियां गिराती होंगी। ठीक है, कहाँ, ये क्षेत्र कौन सा है? शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे बर्फ। ये जो क्षेत्र यहाँ तक जो क्षेत्र है क्या होता है? बर्फ जमी होती है। ठीक है, उसके नीचे जो आते हैं तो इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? मिश्रित वन। तो इन क्षेत्रों में शंकुधारी प्लस काई लाइकेन ये दोनों ही यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया? टुंड्रा, नीचे मिश्रित और नीचे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, जीव जंतु देखने हैं। क्या हुआ? इन क्षेत्रों में स्थिति ऐसी है कि यहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब अभी हम बात किए यहाँ क्या पाए जाते हैं? सदाबहार, लेकिन इसके लिए उतने क्षेत्र ही नहीं है कि ज़्यादा वन पाए जाए। ज़्यादा क्षेत्र शंकुधारी वनों का है। ठीक है, वनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। पहला लिखिए शंकुधारी वन। हाँ, मजाक ना चले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ना बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग बातें करते रहते हैं। ठीक है, शंकुधारी वन में लिखिए क्या चीज़? जलवायु में धारा का भी प्रभाव होता है। पहले मैं करवा रखा हूँ, उसी टाइम बोला था कि वैसी चीज़ें जो यहाँ पर करवा रखा है, जो महत्वपूर्ण होगा मैं वहाँ पर करवाऊँगा। अगर इन क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पे दो धाराएं आकर आपस में मिलती है। कौन कौन सी? लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, जिसकी वजह से यहाँ पर मछली का भोजन क्या था? प्लैंकटन, प्लवक, उसका निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे बैंक पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि पहले बता चुका हूँ, रिपीटिशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, शंकुधारी वन हो गया, इसी को टैगा वन भी बोला जाता है। इसमें लिखिए, ये शंकुधारी वन में लिख रहे हैं, ये वन कनाडा में, ये वन कनाडा में अटलांटिक महासागर से, ये वन कनाडा में अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर के तट तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर के तट तक तथा यूएसए की उच्च भूमियों की उच्च श्रेणियों पर पाए जाते हैं। यूएसए की पश्चिमी उच्च भूमियों की उच्च श्रेणियों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर मुलायम लकड़ी पाई जाती है। यहाँ पर
मुलायम लकड़ी पाई जाती है, जैसे देवदार, चीड़ और वाल्सम। देवदार, चीड़ और वाल्सम। वाल्सम, ल आधा है, ठीक है, वाल्सम हो गया। उसके बाद आगे लिखिए, शंकुधारी वनों के दक्षिण में, शंकुधारी वनों के दक्षिण में मिश्रित वन पाए जाते हैं। मिश्रित वन पाए जाते हैं जो दक्षिण पूर्वी कनाडा, जो दक्षिण पूर्वी कनाडा तथा उत्तर पूर्वी यूएसए क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी कनाडा और उत्तर पूर्वी यूएसए में अवस्थित हैं या पाए जाते हैं। यहाँ कठोर लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ कठोर लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे एस्प्रूस, एस्प्रूस, हैकलॉक, हैकलॉक नहीं सॉरी हैमलॉक लिखिएगा, हैमलॉक, ठीक है, एस्प्रूस एवं हैमलॉक। आगे लिखिए, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको की पूर्वी भागों में, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको की पूर्वी भागों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं जहां अत्यधिक वर्षा मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको की पूर्वी भागों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं जहां पर अत्यधिक तापमान एवं वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। जिसकी वजह से यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं लिख लीजिए। मुख्य वृक्ष महोगनी, महोगनी, रोजवुड, रोजवुड और ताड़। महोगनी, रोजवुड व ताड़ ठीक है। उसके बाद आगे लिखिए, महाद्वीप के आंतरिक भागों में, इसी में आगे महाद्वीप के आंतरिक भागों में प्रेयरी घास भूमियां पाई जाती है। प्रेयरी घास भूमियां पाई जाती है जिसका विस्तार रॉकी पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में है। जिसका विस्तार रॉकी पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं उगाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं उगाई जाती है। आगे लिखिए, कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग में, कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है, जैसे अंजीर। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है जैसे अंजीर, जैतून, सहतूत,
आर्क, नींबू, अंगूर आदि। अंजीर, जैतून, सहतूत, नींबू, अंगूर आदि। ठीक है। उसके बाद मरुस्थलीय वनस्पति भी पाई जाती है, तो ये भी लिख लीजिए। मरुस्थलीय वनस्पति दक्षिणी कैलिफोर्निया, एरिजोना, दक्षिणी कैलिफोर्निया, एरिजोना तथा अंतर पर्वतीय पठारों में पाई जाती है। अंतर पर्वतीय पठारों में पाई जाती है। और मरुस्थलीय वनस्पति क्या होता है? नागफनी लिख लीजिएगा, कांटेदार जो भी होते हैं। ठीक है। आगे लिख लीजिए पश्चिमी द्वीप समूह और दक्षिणी फ्लोरिडा में सीनकोना, गटापाची, रबड़, महोगनी, कोको आदि के उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया वनों से संबंधित। थोड़ा सा कृषि के बारे में भी लिख लेते हैं। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उत्तरी अमेरिका के कुल क्षेत्रफल के 10% भाग पर कृषि कार्य विकसित रूप से बड़े बड़े फार्मों के माध्यम से किया जाता है। प्रेरी मैदान में गेहूं उपजाया जाता है, ये लिख लिया, रिपीटेशन नहीं करने। आगे लिखिए प्रमुख खाद्यान्न क्या क्या है? प्रमुख खाद्यान्न मक्का, गेहूं, जौ, अलसी, सोयाबीन, तंबाकू, कपास। मक्का, गेहूं, जौ, अलसी, सोयाबीन, आलसी नहीं, अलसी, उसके बाद सोयाबीन, तंबाकू, कपास आदि। ठीक है। सबसे विस्तृत क्षेत्र पर मक्का उगाया जाता है, तो ये मेंशन कर लीजिए। मक्का का उत्पादन विस्तृत क्षेत्रों पर किया जाता है। हो गया। यूएसए तथा मैक्सिको कपास के मुख्य उत्पादक है। यूएसए तथा मैक्सिको कपास के मुख्य उत्पादक है। उसके बाद जो मैक्सिको का तटवर्ती क्षेत्र है, ये वाला, मैक्सिको के तटवर्ती क्षेत्रों में गन्ना और चावल उगाया जाता है मुख्य रूप से। मैक्सिको के तटवर्ती क्षेत्रों में, मैक्सिको की खाड़ी लिख लीजिएगा। ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में गन्ना एवं चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए पॉइंट वाइज। अब मिसिसिपी के दक्षिणी भाग कपास के पेटी के नाम से प्रसिद्ध है। मिसिसिपी के दक्षिणी भाग कपास के पेटी के नाम से प्रसिद्ध है।
अगला पॉइंट, वर्जीनिया तंबाकू अपने स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्जीनिया तंबाकू अपने स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला, क्यूबा गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, हवाई द्वीप, इसके बारे में क्या लिखा था? गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन यहां पर होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए हवाई द्वीप गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन, हवाई द्वीप गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध। अगला पॉइंट, मैक्सिको का तट कॉफी के लिए अनुपयुक्त है। मैक्सिको का तट कॉफी उगाने के लिए उपयुक्त है, यहां पर कॉफी उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पशुपालन देखा था, तो पशुपालन में क्या बात किया था कि पशुपालन का जो मुख्य उद्देश्य है दो, पहला दूध और दूसरा मांस। ठीक है, तो इसका वो एरिया जो ठंडे इलाके में है वहां पर जो पशुपालन किया जाता है मुख्य रूप से मांस की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और वैसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक होती है वैसे क्षेत्रों में पशुपालन जो होता है वो किस लिए? दूध के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये मेंशन कर लीजिए। पशुपालन और इसी में डैश देके लिख लीजिए, छोटा सा हो जाएगा। शुष्क क्षेत्रों में मांस के लिए पशुपालन डैश देके लिख लीजिए, शुष्क क्षेत्रों में मांस के लिए, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में दूध के लिए। अब दूध के साथ दुग्ध उत्पाद भी होगा। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो पशुपालन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? दूध की प्राप्ति। और जहां पर शुष्क क्षेत्र है वहां पर उद्देश्य होता है मांस की प्राप्ति। ठीक है, चलिए अब 2011 की अगर जनगणना देखें, ठीक है, सबसे पहले हमने अभी बात किया कनाडा की। ठीक है, तो कनाडा की जो अत्यधिक जनसंख्या कहाँ है? इन क्षेत्रों में नहीं, जो ये दक्षिणी क्षेत्र है यहीं पर संकरी पट्टी के रूप में अत्यधिक जनसंख्या कनाडा की पाई जाती है। ठीक है, यूएसए की बात करें तो यूएसए की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? एक तो ये मैदानी क्षेत्र, क्योंकि ये कृषि कार्य के लिए सरल है। ठीक है, यहाँ पर संसाधन भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, तो इन क्षेत्रों में सघन लोग बसे हुए हैं। और ये जो तटवर्ती क्षेत्र है पूर्वी का, यहाँ पर ये दो क्षेत्र है, ये तटवर्ती क्षेत्र और ये मध्य मैदानी क्षेत्र जो है, इन दो क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा, लिखना है या आगे बढ़ूं? ठीक है, सीधी सी बात है, मनुष्य वहीं रहेंगे जहां पर रहने की स्थिति होगी। ऊपर क्या है? हिम है। ठीक है, तो हिम क्षेत्रों में मनुष्य कठिनाई से रह पाता है, इसलिए इन क्षेत्रों में लोग नहीं रहते। कनाडा की बात करें तो ये जो बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र है संकरी पट्टी में कनाडा की जनसंख्या अत्यधिक बसी हुई है। यूएसए की बात करें तो ये मैदानी क्षेत्र, ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम ही लोग होंगे। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है, इन दो क्षेत्रों में सघन आबादी देखने को मिलती है। ठीक है, 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो पूरे उत्तरी अमेरिका की जो जनसंख्या है 52 करोड़ 87 लाख है। इससे ज्यादा हमारे भारत का अकेले है ना, बिहार का नहीं है, 52 करोड़ है बिहार का। ठीक है, तो पूरे जो नॉर्थ अमेरिका है 2011 की जनगणना देखे तो भारत का आधा है। ठीक है, भारत का भी कितना हो चुका है? 136 करोड़।
ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिए, जनगणना 2011 की जनगणना लिख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार आ सकता है, नहीं भी आए तो हम लिख लेंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। हाँ, पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना सकता है ना कि भारत की जनसंख्या यहाँ से अत्यधिक है, सही है या गलत। ठीक है, तो पता होगा तभी तो सही है। ठीक है, नहीं तो दिमाग लगाने वाले क्या सोचेंगे, उत्तर अमेरिका इतना बड़ा है, हमारा भारत इतना छोटा है, जनसंख्या वहाँ का ज़्यादा होगा। ठीक है, जनसंख्या लिख लीजिए पूरा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का, पूरे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का 52 करोड़ 87 लाख, 52 करोड़ 87 लाख। यूएसए का लिख लीजिए 31 करोड़ 63 लाख, 31 करोड़ 63 लाख। पूरे का 52 करोड़ 87 लाख, 52 करोड़ 87 लाख। और यूएसए का 31 करोड़ 63 लाख। ये जो है विश्व के 4.45% है और भारत में 17% से भी ज़्यादा है ना। कनाडा का भी लिख लीजिए 3 करोड़ 51 लाख, कनाडा 3 करोड़ 51 लाख। ठीक है, संसाधन करवा दिया है, अलग से यहां करवाने की आवश्यकता है। समय बचे हैं 15 मिनट, यहाँ की मुख्य मुख्य शहरें देखनी है। ठीक है, संसाधन करवा चुका हूं, एक बार सुन लीजिए कहां पर क्या पाया जाता है। कैनेडियन शील्ड की बात कर लिए, यहां पर क्या पाया जाता है, निकेल, लौह अयस्क, सोना, प्लेटिनम और तांबा। ठीक है, उसके बाद है यूएसए का जो सुपीरियर झील का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। उसके बाद ओंटारियो है, ओंटारियो में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन की जो खानें हैं वहाँ पाई जाती है, कहाँ, ओंटारियो में। ठीक है, सोने की खान। उसके बाद है अपलेशियन उच्च भूमि, यहाँ पर एंथ्रासाइट जो कोयला है, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला है, तो बिटुमिनस का भी उच्च श्रेणी का जो कोयला है अपलेशियन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, क्यों यहाँ पाया जाता है, क्योंकि सबसे पुराना ये क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद है अल्बर्टा कनाडा में, यहाँ पर कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अल्बर्टा कनाडा में एक जगह है, वहाँ पर कोयले की सबसे अधिक उत्पादन की जाती है। उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों की बात करें तो इन क्षेत्रों में, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और तटीय क्षेत्र, यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है कार्डिलेरा। ठीक है, यहाँ पर तांबे का विशाल भंडार, कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पाया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो यहाँ पर सीसा और जस्ता का बड़ा भंडार है। ठीक है, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो यहाँ पर चांदी का उत्पादन किया जाता है। सडबरी, नोरंडा और गास्चे, यहाँ पर प्रमुख तांबे का क्षेत्र पाया जाता है। और प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो उसमें मेसाबी, बर्मिलियन, रेड पर्वत, क्यूबेक और लेब्राडोर जो एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पर लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब मुख्य जो सिटी है, मुख्य सिटी से प्रश्न था, शहर। ठीक है, उसको देखते हैं, टाइटल डाल लीजिए मुख्य शहर। अमेरिका के मुख्य नगर, मुख्य शहर। एक बार पहले पूरा यूएसए के राज्य एक बार दिखाता हूं आप लोगों को। यूएसए में कितने राज्य हैं? 50। नाम पता है?
देखिए ये है पूरा यूएसए का 50 राज्य। यूएसए का जो झंडा है, तिरंगा है, उसमें 50 स्टार पाया जाता है, ठीक है। और 50 स्टार किस लिए? 50 राज्य होने की वजह से, सबका एक एक क्या है? स्टार, ठीक है। इसमें ये, ठीक है, यहाँ वाशिंगटन है, बहुत सारे 50 है, एक बार देख लीजिए। हाँ, कनाडा में अब कितने हैं पता नहीं। यूएसए में 50 है, झंडे पे है, इसलिए मैं ये दिखाने का प्रयास किया हूँ। ये राज्य हैं, इसको जानने से हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही देखने हैं। 50 राज्य है, 50 राज्यों में एक अलास्का है और दूसरा हवाई द्वीप है, बाकी जो 48 है वो मेनलैंड में है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी यहाँ है और वहाँ भी वाशिंगटन, ठीक है। कैलिफोर्निया की बातें चर्चा में रहती है, ये यहाँ है कैलिफोर्निया, ठीक है। वर्जीनिया यहाँ है, जॉर्जिया यहाँ है, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, नया यॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पहला लिखिए अटलांटा। अटलांटा जॉर्जिया की राजधानी है, मुख्य नगरों में जॉर्जिया की राजधानी, और किस लिए प्रसिद्ध है? होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। पहला अटलांटा जॉर्जिया का सबसे बड़ा नगर है और राजधानी भी है, ठीक है। इसमें तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ, जॉर्जिया इसकी राजधानी है, ठीक है, हो गया। जो कोको कोला है, कोको कोला का आविष्कार इसी नगर में हुआ था। हाँ, ये जो नगर लिखे अटलांटा, यहाँ पर कोको कोला जो हम पीते हैं उसका आविष्कार यहीं पर किया गया था। अगला शहर लिखिए बोस्टन। बोस्टन ये यूएसए का सबसे पुराना नगर है, बोस्टन। ठीक है, उसके बाद लिखिए डेनेवर। कोलोराडो की राजधानी है डेनेवर। हाँ नहीं, अगला लिखिए डेनेवर। जो बोस्टन है वो यूएसए का सबसे पुराना नगर है, ठीक है। यहाँ पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जो विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। बोस्टन में एक सार्वजनिक पुस्तकालय है, ठीक है, जो विश्व में प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला शहर लिखिए डेनेवर। कोलोराडो की राजधानी, कोलोराडो किधर है? इधर लेफ्ट राइट, इधर ये कोलोरीना है। चलो मुझे नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है ना, ये रहा, हाँ कोलोराडो, ठीक है। इसकी राजधानी है डेनेवर और ये जो है समुद्र तल से 1 मील की ऊंचाई पर अवस्थित है, इसलिए इसे 1 मील ऊंचा नगर कहा जाता है, ठीक है। 1 मील ऊंचा नगर कहा जाता है डेनेवर को, ठीक है। साथ ही इसे यूएसए का पश्चिमी राजधानी भी कहा जाता है। यूएसए का पश्चिमी राजधानी के नाम से भी डेनेवर को संबोधित किया जाता है, ठीक है। जो भी बोल रहा हूं मुख्य बातें हैं, स्टेटमेंट में कुछ भी आ सकता है। अगला लिखिए डेट्राइट। डेट्राइट मिशिगन में है। इसको अमेरिका का वाहन उद्योग कहा जाता है। अमेरिका का वाहन जो क्षेत्र है, वाहन उद्योग का क्षेत्र सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। जो फोर्ड की कार आप देखते हैं, ठीक है, उसके बाद जनरल मोटर्स है, किल्सर है, जो अमेरिका की मशहूर कंपनी है, इसी एरिया में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ? डेट्राइट, हो गया। अगला लिखिए ह्यूस्टन। ह्यूस्टन मिशिगन में है, सॉरी
टेक्सास, टेक्सास में है। टेक्सास का सबसे बड़ा आधुनिक नगर है कौन सा? ह्यूस्टन। टेक्सास का सबसे बड़ा आधुनिक नगर। अगला लिखिए न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। इसे बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं, न्यूयॉर्क को बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं। ये किस लिए फेमस है? न्यूयॉर्क में क्या अवस्थित है? वो तो है UNO, ठीक है, यहाँ अवस्थित है उसका मुख्यालय, इसलिए ये फेमस है न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। साथ ही यहाँ पर म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी अवस्थित है। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर। इसे नगरों का नगर भी कहा जाता है, जैसे देवों के देव महादेव, वैसे ही नगरों का नगर न्यूयॉर्क, ठीक है। ये किस पर अवस्थित है? हडसन नदी पर अवस्थित है। क्या चीज? म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, नाम ही है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अगला सिटी लिखिए, अगला शहर फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। ये जो है ऐतिहासिक भवनों के लिए प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक भवनों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, क्वेश्चन में आ सकता है कि किस लिए प्रसिद्ध है। मेन हमारा मकसद वो नहीं है, मेन मकसद है सिटी को जानना कि कहाँ पर अवस्थित है। प्रश्न आपने देखा था पहले, ठीक है। उसके बाद अगला सैन डियागो, सैन डियागो, अगला शहर है सैन डियागो। इसे बसंत ऋतु का शहर भी कहते हैं, इसे बसंत ऋतु का शहर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हवाई जहाज के निर्माण होता है, यहाँ पर हवाई जहाज का निर्माण होता है तथा अमेरिकी नौसेना का मुख्य केंद्र भी है। यहाँ पर अमेरिकी नौसेना का मुख्य केंद्र। उसके बाद अगला शहर सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ये किस लिए प्रसिद्ध है? कैलिफोर्निया में है, ठीक है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? चमकीली, मनोरंजक तथा फैशन भरी जिंदगी के लिए। यहाँ के लोग पूरे फैशन में रहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, यह अपनी चमकीली, मनोरंजक तथा फैशन की जिंदगी के लिए प्रसिद्ध है, फैशन की जिंदगी के लिए प्रसिद्ध है। अगला लिखिए वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया में स्थित है, ठीक है। और ये सन 1800 ईस्वी से यूएसए की राजधानी है। ये सन 1800 ईस्वी से यूएसए की राजधानी है। कांग्रेस लाइब्रेरी इसी में लिखना है। कांग्रेस लाइब्रेरी
सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग और व्हाइट हाउस। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, व्हाइट हाउस तथा पेंटागन, व्हाइट हाउस तथा पेंटागन इसके विशेष चिन्ह हैं, इसके विशेष चिन्ह हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे जितने भी मशहूर शहर थे वो। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है, डाउट? जितनी भी चीज़ें मैपिंग पे मैंने हाईलाइट करवाई है वो सारी चीज़ें माइंड में स्टोर हो जानी चाहिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप लोग देखिए और जो ब्लैंक मैप था उस पर भरने हैं। ठीक है, ब्लैंक मैप पर भरने हैं उसको। हाँ